सत्य जय भीम नमोदय। मैं आपके साथ आपका साथी संदीप सिंह। आप देख रहे हो बुद्धिज्म द ट्रुथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हमें इतिहास में जो पढ़ाया गया, जो बताया गया और जो किताबों में लिखा गया, वो भारत का इतिहास वास्तविक इतिहास नहीं है। साथियों, वास्तविक इतिहास से रूबरू होने के लिए आपको खंगालना पड़ेगा विदेशी साहित्य और कुछ भारत में छुपी हुई, जिन्हें हम कभी कभी देखने को मिलती हैं, ऐसी किताबें। उन्हीं किताबों में से बहुत लंबे समय से खोज करके मैं आपके बीच में लाया हूं भारत का वास्तविक बौद्धकालीन इतिहास। हमारे चैनल का जैसा कि मकसद है, भारत के वास्तविक इतिहास से, भारत के बौद्धकालीन इतिहास से आपको परिचय कराते हुए पुनः भारत को समतामूलक समाज, बौद्ध समाज बनाने के लिए प्रयासरत हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करूंगा उस भारत की, उस सम्राट की जिसका शासन आज के कुल मिला के 8-10 देशों पे हुआ करता था, और उस समय भारत का नाम जम्मू द्वीप हुआ करता था। साथियों, पूरे विश्व में सात द्वीप हुआ करते थे। उन 7 द्वीपों में जो सबसे बड़ा द्वीप था उसका नाम था जम्मू द्वीप। आज की भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप और एशिया को मिलाकर उस समय यूरेशिया बनता था, और जिसका प्राचीन नाम जम्मू द्वीप हुआ करता था। साथियों, जम्मू द्वीप पर शासन करने वाला, जम्मू द्वीप का एकमात्र राजा सम्राट अशोक हुआ करता था। साथियों, सम्राट अशोक, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में एकमात्र ऐसा राजा, चक्रवर्ती सम्राट, सम्राटों का सम्राट। अगर किसी को चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी तो साथियों वो सम्राट अशोक को मिली थी। उसके बाद में ना तो आज तक भारत में कोई ऐसा राजा हुआ, और ना मैं उम्मीद करता हूं ऐसा राजा कोई होगा। मानवतावादी राजा, समतामूलक समाज की स्थापना करने वाला राजा, भारत को विश्व गुरु बनाने वाला राजा, जम्मू द्वीप को सोने की चिड़िया कहलाने वाला राजा कोई था तो साथियों वो सम्राट अशोक था। साथियों, आज हमें किताबों में बताया गया, शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया इतिहास, साथियों वास्तविक इतिहास ना होकर झूठ पर आधारित इतिहास है। जैसा कि ये लोग बताते हैं, ये बार बार उल्लेख करते हैं कि जम्मू द्वीप का नाम आर्यभट्ट हुआ करता था, लेकिन साथियों जब हम विदेशी इतिहास के बारे में खोजेंगे और पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जम्मू द्वीप को जम्मू द्वीप ही कहा जाता था। आर्यभट्ट नाम का कोई भी यहाँ लैंड नहीं था। साथियों, इन्होंने, धूर्त पाखंडियों ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और तोड़ मरोड़ के पेश किया। साथियों, तोड़ मरोड़ के पेश करने का इसके पीछे उद्देश्य इनका केवल यही था कि जिनका कोई इतिहास नहीं था, इन्होंने तोड़ मरोड़ के हमारे इतिहास को अपना इतिहास बनाने का काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में साथियों जब मुझे इतिहास के बारे में जानकारी हुई तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैंने उसी दिन से पढ़ लिया कि मैं भारतीय समाज को, भारत के मूल निवासी लोगों को भारत के वास्तविक इतिहास से परिचय करा के पुनः बौद्धकालीन भारत बनाने के लिए, मूल निवासी समाज को राजा बनाने के लिए, लोकतांत्रिक राजा बनाने के लिए पुनः प्रयास करूंगा। साथियों, जो समाज अपने समाज का इतिहास नहीं जानता है, साथियों वो समाज कभी भी राजा बनने के लिए अग्रसर नहीं होता है। हमें पढ़ाया गया, आप चौथे वर्ग के लोग, आप शूद्र लोग, आपका काम सेवा करना हुआ करता था। तो साथियों मैं उन सभी मानव और धूर्त पाखंडियों को बता देना चाहता हूं कि हम इस देश के शासक थे और इस देश के शासक दोबारा बन के रहेंगे।
मानवर काशीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, लिख दो अपनी दीवारों पर, हम इस देश के शासक हैं। साथियों, हमने बाबा साहब की बात ना मानकर यह तो नहीं लिखा कि हम इस देश के शासक हैं, लेकिन लिखा तो क्या लिखा, धन धन गुरु, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे प्रभु, हमारी लाज बचाओ। साथियों, जो स्लोगन नहीं लिखने चाहिए तो वो स्लोगन आपने लिखे, लेकिन शासक बनने के लिए आपने बाबा साहब का बताया हुआ स्लोगन, मानवर काशीराम साहब का बताया हुआ स्लोगन, हम इस देश के शासक हैं, साथियों, किसी ने नहीं लिखा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो। हम शिक्षित बन के नौकरी तो पाए साथियों, लेकिन नौकरी पाकर वही घंटा हिलाने का काम हमने किया, और घंटा हिलाकर समाज के साथ में धोखा देने का काम किया साथियों। अगर आप ऐसे ही समाज को धोखा देते रहोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप समाज को नहीं, आप आने वाली अपनी पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को धोखा दे रहे हो। अगर साथियों आपको कुछ अपने भविष्य को देना चाहते हो, अपने फ्यूचर को देना चाहते हो, तो साथियों भारत का वास्तविक इतिहास से परिचय कराते हुए उन्हें शिक्षा देने का काम करें, जिससे कि आपके आने वाले फ्यूचर, आने वाले बच्चे इस देश पर शासक बनने के लिए काम करेंगे। साथियों, जब तक हम दूसरों का इतिहास पढ़ते रहेंगे, धूर्त पाखंडी लोगों का इतिहास पढ़ते रहेंगे, तब तक हम इतिहास से प्रण नहीं ले सकते हैं। और जब तक हम इतिहास से प्रण नहीं लेंगे, जब तक हम साथियों इस देश के शासक नहीं बन सकते हैं। हमने भारत के बृहद भारत पर, यूरेशिया पर राज किया। छोटे छोटे राज्य हमारे हुआ करते थे, रजवाड़े भी हमारे हुआ करते थे साथियों। जैसे जैसे आक्रमणकारियों का आगमन भारत में हुआ, उन आक्रमणकारियों ने हमारे छोटे छोटे राज्यों को छीनने का काम किया, बड़े बड़े राजाओं को मारने का काम किया, और धीरे धीरे हमारे राज्य को खत्म करने का काम किया साथियों। हमें दुख इस बात का नहीं कि हमारे राज्य खत्म हो गए, हमें दुख इस बात का होता साथियों कि जो हमारा इतना बड़ा इतिहास हुआ करता था, विश्व में सबसे बड़ा इतिहास हुआ करता था, उस इतिहास को जलाने का काम आक्रमणकारियों ने किया साथियों। आपने सुना होगा कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन कभी आपने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना होगा कि भारत विश्व गुरु किस काल में हुआ करता था। साथियों, भारत विश्व गुरु बौद्ध काल में हुआ करता था। उस समय बौद्धिस्टों की 10 से लेकर 12 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भारत में हुआ करती थी साथियों। उन्हीं यूनिवर्सिटियों में, उन्हीं विश्वविद्यालयों में हमारे इतिहास को संजोने का काम किया था, और भारत के वास्तविक इतिहास की लिखित प्रतियां उस विश्वविद्यालय में रखी जाती थी साथियों। उन सभी प्रतियों को जलाने के लिए, जिसका आज नाम लेते हैं खिलजी ने जलाया, लेकिन मैं कहता हूं कि जलाने वाला खिलजी नहीं साथियों, धूर्त पाखंडी आपके बीच में बैठे हुए, आपके ही जिन्हें आप पूजनीय मानते हो, उन लोगों ने आपके इतिहास को मिटाकर पुनः तुलसीदास ब्राह्मण के नेतृत्व में अपना इतिहास बनाने का काम किया। इसी बीच एक संदेश और आपको देना चाहता हूं। तुलसीदास का इतिहास ज्यादा प्राचीन इतिहास नहीं है साथियों। उसने सारे के सारे ग्रंथ 1500 ईस्वी में मुगल काल में लिखे थे, क्योंकि मुगलों से उनका रोटी बेटी का संबंध हुआ करता था, और धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे राजअर्थ के सत्ताधीश राजाओं से मिलकर हमारे ऊपर शोषण करने का काम किया साथियों। हमारे ऊपर शोषण इसलिए हुआ क्योंकि हम असंगठित हो गए थे। अगर हम संगठित होते
हमारे भी बड़े बड़े संगठन होते, समाज को चलाने के लिए मुख्य रूप से जैसे नियम हुआ करते थे वैसे नियमों पे हम चलते तो कभी भी हमारे ऊपर अत्याचार और जुल्म नहीं होते साथियों। जुल्म अत्याचार की कहानी हमें तोड़कर, समाज को तोड़कर, हमें बांटकर इन लोगों ने स्टार्ट की थी साथियों। सम्राट अशोक के बारे में आज आपको मैं बता रहा था। आने वाले समय में बौद्धकालीन 16 महाजनपदों का एक एक करके इतिहास बताऊंगा मैं आपको। कौन कौन से 16 महाजनपद उस समय हुआ करते थे, उन 16 महाजनपदों का कौन कौन राजा हुआ करता था, और इन लोगों ने 16 महाजनपदों को तोड़कर इतिहास में क्या प्रस्तुत किया, और उन राजाओं का नाम चेंज करके क्या इन लोगों ने इतिहास में लिखा। साथियों, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अपने समाज को वास्तविक इतिहास से परिचय कराते हुए पुनः इस देश का शासक बनाना। अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे तो मैं आपसे वायदा करता हूं, आपको वो इतिहास बताऊंगा जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया। क्योंकि साथियों, मेरी खुद की खोज कम से कम 50-60 बुकों से आपके बीच में लेकर आता हूं और आपको वास्तविक इतिहास से परिचय कराने का काम करता हूं साथियों। अगर हम अपने वास्तविक इतिहास से रूबरू नहीं हुए तो मैं लिख के दे सकता हूं आप कभी इस देश के शासक नहीं बनोगे। विश्वगुरु भारत की बात, हमारे इतिहास को जलाने की बात धूर्त पाखंडी लोगों ने खिलजी के ऊपर रख दी, जबकि जलाने वाले यही लोग थे। और भी हमारे विश्वविद्यालय तोड़े गए, नष्ट किए गए, और उन्हें तोड़ मरोड़ कर नष्ट करके इन्होंने अपने मंदिर स्थापित करने के काम किए। आज भी जब आप किसी भी प्राचीन मंदिर में जाते हो तो वहां के कभी गर्भगृह में जाकर देखना, वहां आज भी मूर्तियां बुद्ध की मिलती हैं। जमीन में जहां आप खुदाई करोगे वहां बौद्ध ही बौद्ध पाओगे। इसलिए साथियों कहा जाता है कि कड़ कड़ में भगवान है। कड़ कड़ में भगवान नहीं, कड़ कड़ में बौद्ध की दबी हुई अवशेष है, बौद्धकालीन भारत के अवशेष है, जिसे ये लोग दबाकर अपना इतिहास उजागर करने का काम करते हैं। साथियों, जब तक हम इस देश के शासक नहीं बन पाएंगे, इस देश पे हमारा राज नहीं होगा, तब तक हम दोबारा से पुनः अपने इतिहास को बनाने का काम भी नहीं कर सकते हैं। केवल इतिहास से रूबरू हो सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं, और इतिहास को जानकर पुनः शासक बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, पुनः इतिहास लिखने का काम कर सकते हैं। और साथियों, उसी क्रम में आपका भाई, आपका मित्र ये संदीप सिंह लगा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 16 महाजनपद के एक जनपद से, उसके पूरे इतिहास के साथ मैं आपको रूबरू कराऊंगा और बताऊंगा पहला जनपद हमारा कौन सा था और उसका शासक कौन हुआ करता था। जय भीम, नमो बुद्धाय।